आगे को हमारा स्वागत है आपका हमारी ऑनलाइन क्लास में। अब हम आगे को पढ़ेंगे जो हम फ्रिक्शन पढ़ रहे थे उसके पार्ट 2 में, कि जो घर्षण जो हमने फ्रिक्शन पढ़े, किस क्या पढ़े, एक स्थैतिक पढ़ा, एक गतिक पढ़ा, एक लोटेनिक पढ़ा। उनका ऑर्डर क्या है, कौन कम होता है कौन ज़्यादा होता है, रोलिंग फ्रिक्शन कैसे उत्पन्न हो जाता है, एंगल ऑफ रिपोज क्या है। तो देखिए इसको हम कैसे करते हैं। अब देखिए जैसे हमने कहा घर्षण 3 प्रकार का होता है, एक स्थैतिक हो गया, एक गतिक हो गया और एक लोटेनिक हो गया। जब वस्तु स्थिर अवस्था में होती है तो उसको मूवमेंट कराने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, ज़्यादा फोर्स देना पड़ता है गति की अपेक्षा। ये आपने प्रैक्टिकली भी क्या करा होगा, आभास किया होगा, देखा होगा। स्थिर अवस्था में मुझे देने के लिए उसको ज़्यादा बल लगाना पड़ता है, लेकिन वस्तु पहले से गति में है तो मैं हल्के से और दूंगा तो वो तेज़ भाग जाती है। और तीसरी केस है लोटेनिक केस। देखिए लोटेनिक के केस में क्या हो जाता है, आप लोग जनरल से सोचिए, जैसे ये है, इस केस में तो मुझे देखो इतना फोर्स लगाने के बाद इतना ही जा रही, लेकिन अगर मैं वस्तु को क्या रखूँ, सपोज करो ऐसे रखूँ, लोटेनिक मतलब जिस पर लुढ़क रही, ये देखिए अब मैंने इसमें हल्का सा अगर मैं इसको फोर्स देता हूँ तो ये बहुत आगे चली जाएगी। इसको जनरली आप लोग बढ़िया तरीके से भी कर सकते हैं किसी चीज़ में। अब थोड़ा सा फोर्स देखिए, बहुत तेज़ भाग जाएगी। ये देखिए बहुत ही तेज़ भाग जाएगी। इसको आप जनरली नज़दीक रख लीजिए। आप एग्जाम्पल आपने खुद ही देखा होगा, ये कह रहे हैं बहुत तेज़ भाग जाएगी। इसी प्रकार देखिए अगर क्या हो जाए, हाँ इसी प्रकार देखिए आप लोग, ये वस्तु जिसमें स्लाइड कर रही है ये यहीं पर तक जा रही है, लेकिन जिस समय रोल कर रही है तो देखिए काफ़ी दूर तक चली जा रही है। तो इसका मतलब क्या है, आप लोग समझ गए कि रोलिंग की कंडीशन में क्या हो जा रहा है, फ्रिक्शन फोर्स बहुत कम कार्य कर रहा है, मतलब रोलिंग फ्रिक्शन की वैल्यू बहुत कम है, तभी वस्तु क्या कर रही है, बहुत दूर तक चली जा रही है। क्यों चली जा रही है कि लोटिंग फ्रिक्शन का मान क्या है, बहुत कम है, और गतिक का उससे ज़्यादा है, और स्थैतिक में सबसे ज़्यादा। किसी भी स्थिर वस्तु को गति कराने में हमें ज़्यादा बल देने की आवश्यकता पड़ती है गतिक की अपेक्षा। तो इससे हम क्या समझ गए कि लोटेनिक की वैल्यू सबसे कम लोटेनिक हो गया, उसके बाद आपका आ जाएगा गतिक, और उसके बाद क्या आ जाएगा, स्थैतिक। ये हमने ग्राफ से भी बता दिया था आपको, गतिक और स्थैतिक में स्थैतिक अधिकतम हो जाता है, गतिक और स्थैतिक। इसी वजह से हम क्या करते हैं, कोई भी चीज़ को क्या करते हैं, हम चाहते हैं कि वो किसी भी, हम ये चाहेंगे कि कोई भी चीज़ क्या बने, लोटेनिक मतलब वो क्या हो जाए, स्फेरिकल फॉर्म में बने, गोली रूप में बने। इसी वजह से जब हम बॉल बेयरिंग में दो चीज़ें स्लाइड करें, जैसे आपने प्रैक्टिकली अभी टायरों में भी देखा होगा, दो बॉल बेयरिंग ऐसी होती हैं, तो ये अगर आप उसमें स्लाइड करेंगे तो बहुत ज़्यादा ऊर्जा उत्पन्न करेंगे। तो बीच में क्या डाल देते हैं, छोटे छोटे बेयरिंग डाल देते हैं ऐसे ऐसे। इससे क्या हो जाएगा, लोटेनिक हो जाएगा। तो इसमें क्या होगा, घर्षण कम उत्पन्न हो जाएगा, घर्षण क्या होगा, कम उत्पन्न होगा। तो ये लोग भी आप समझ गए होंगे मैंने क्या कहा। अब देखिए इसके आगे को क्या है कि आखिर लोटेनिक घर्षण उत्पन्न कैसे होता है। अब लोटेनिक घर्षण उत्पन्न होने का कारण क्या है, देखिए जब कोई भी ये वस्तु है, ये हुआ कैसे उत्पन्न, इसमें सापेक्ष गति किस प्रकार हुई आखिर। तो आपने देखा होगा, जब हम देखते हैं कि जब कोई गोली वस्तु किसी तल पर आती है तो उसका कांटेक्ट ऑफ एरिया बहुत कम होता है। क्या होता है, कांटेक्ट ऑफ एरिया क्या हो जाता है, बहुत ही कम। तो अब हम जानते हैं P इक्वल टू होता है F/A। एरिया, ये कांटेक्ट ऑफ एरिया बहुत कम है, तो प्रेशर क्या हो जाएगा, बहुत ही ज़्यादा। प्रेशर बहुत ज़्यादा हो जाएगा तो ये वस्तु क्या करेगी, किसी भी तल को क्या करेगी, जब क्योंकि प्रेशर बहुत ज़्यादा हो, एरिया कम है, प्रेशर बहुत ज़्यादा है, तो तल को क्या करेगी, दबाएगी थोड़ा सा। तो ये तल अब कैसा हो जाएगा, तब ये उसके बाद में ये तल कैसा हो जाएगा, यहाँ पर आपने देखा होगा ये वस्तु जब उसको दबाएगी तो ये थोड़ा सा तल, ये तल ऐसा हो जाएगा, क्योंकि वस्तु को दबाएगी, प्रेशर ज़्यादा होगा तो तल क्या हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा। अब तल ऐसा हो जाएगा, तल ऐसा होने से क्या हो जाएगा, अपना आप ही देखिए, अब ये तल ऐसा हो जाएगा तो ये प्रेशर से दब जाएगी। यहाँ पर क्या होगी, प्रेशर बहुत ज़्यादा है, थोड़ा तल ऐसा हो जाएगा तो ये वस्तु दब जाएगी। दब जाने से क्या हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, इसके और इसके कांटेक्ट में आ जाएगा। ये एरिया दबने से क्या हो जाएगा, एरिया कांटेक्ट में आ जाएगा, तो इनके बीच में क्या करेगा, एक बल कार्य करेगा, इसे कहते हैं असंजक बल। असंजक बल मतलब दो तलों के बीच में फिर सापेक्ष गति होगी। देखिए वो दबा, उससे दबने से क्या हो जाएगा, प्रेशर बहुत ज़्यादा हुआ, प्रेशर ज़्यादा होने से दबने से यहाँ पर क्या हो जाएगा, दो सरफेस से फिर कांटेक्ट में आ जाएगी। दो विभिन्न प्रकार की सरफेस जब कांटेक्ट में आती है तो उनके बीच में बल कार्य करता है, जिसे आप आसंजक बल कहते हैं, एडहेसिव फोर्स। अब कोहेसिव एडहेसिव फोर्स आप आगे पढ़ेंगे तो इन तलों के बीच में फिर क्या हो जाएगी, सापेक्ष गति हो जाएगी। बहुत छोटे लेवल पर आप देखेंगे तो सापेक्ष गति हो जाएगी, जो इसकी गति का विरोध करेगा। तो अपना भी क्या हो जाएगा, विपरीत दिशा में क्या लग जाएगा, एक घर्षण बल कार्य करने लग जाता है। इसे क्या कहते हैं, लोटेनिक घर्षण कहते हैं। तो लोटेनिक घर्षण का कारण भी आपके समझ में आ गया होगा। अब देखिए कभी कभी क्या होता है, लोटेनिक घर्षण की डायरेक्शन शो करने को भी आ जाती है कि कहाँ पर होगी। अब देखिए सपोज करो ये कोई चीज़ है, अगर ये क्या कर रहा है, ओमेगा से यहाँ को मूव कर रही है, अगर ये ओमेगा से यहाँ को मूव कर रही है, अब देखिए ये ओमेगा से ऐसे मूव कर रही होगी, तो ये इस समय कहाँ को जाएगी, आगे को। जिसमें आगे को जाएगी तो ये आगे को जाएगी फ्रिक्शन फोर्स, देखो ये देखिए ये ऐसे आगे को जाएगी तो फ्रिक्शन फोर्स कहाँ को करेगा, अपोजिट डायरेक्शन। तो इस कंडीशन में फ्रिक्शन फोर्स की वैल्यू यहाँ को हो जाएगी। इसको FK से दिखा दिया है, FR से, जो आपको अच्छा लगता है, FR से रोटेटिंग। अगर ये आगे को जा रही होती, सपोज करो ये आगे को जा रही होती, ये यहाँ को आता, तो फ्रिक्शन फोर्स कहाँ को लग जाता, यहाँ को
आर इस कंडीशन में यहाँ को लग जाता। मतलब कहने का मतलब है जब एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चल रही है तो फ्रिक्शन फोर्स क्लॉकवाइज है, और जब ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट कर रहा है तो फ्रिक्शन फोर्स क्या है, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। अब इसके आगे को देखिए जो हमने पढ़ना है, अब हम पढ़ेंगे एंगल ऑफ रिपोज। अब एंगल ऑफ रिपोज वाली कंडीशन जो है विश्राम कोण की स्थिति वहाँ पर उत्पन्न होगी जहाँ पर तल क्या है, क्या करे, सीमांत संतुलन की अवस्था में है, मतलब वस्तु गिरने की अवस्था में है, लेकिन किस पर तल क्या है, तो हम कह रहे थे कि विश्राम कोण की बात वहाँ पर होगी जहाँ पर वस्तु क्या हो, सीमांत घर्षण की अवस्था में हो और किसी इंक्लाइन प्लेन में रखी हो। मतलब इंक्लाइन प्लेन कैसे, देखिए ये ज़मीन से थीटा कोण पर, ज़मीन से थीटा कोण पर मतलब आप समझिए ऐसे रखा है, ये है वस्तु, इसको ज़मीन से ये ऐसे है वस्तु, ऐसे रखी गई है किसी तल पर, तल समतल ना होके किसी कोण पर है। इसने क्या कर रखा है, ज़मीन से अल्फा कोण बना रखा है, यहाँ पर अल्फा कोण बना है और वस्तु ऐसे है, मतलब ये क्या है, गिरने ही वाली है, गिरी नहीं है, गिरने ही वाली। अगर ये गिरे ना और उसमें इस तल में क्या करे, घर्षण गुणांक कार्य करे, तो उसमें क्या कंडीशन होगी, इसको देखिए अब हम कैसे सॉल्व करते हैं। कोई तल है, जैसे मैंने आपको पहले ही बताया था, ये कोई तल है, यहाँ पर कोई मास m है, इसको बिंदु से शो करिए, ईजी बन जाता है। इसका यहाँ पर उसका वेट mg कार्य करेगा। ये कोण सपोज करो थीटा है, ये कोण सपोज करो थीटा है, ये 90 हो गया, ये आपको मालूम है, ये 90 माइनस थीटा आ जाएगा। इसकी प्रतिक्रिया r ये आ जाएगी, प्रतिक्रिया r, इसको पीछे को बढ़ा लीजिए, इजी हो जाएगा आपके लिए। ये थीटा, ये 90 माइनस थीटा, ये पूरा को 90 डिग्री है, देखिए ये भी कितना आ जाएगा, थीटा आ जाएगा। आप क्या करेंगे, इसके दो घटक जहाँ को थीटा लगा रहता है, वहाँ को कॉस mg कॉस थीटा और यहाँ को जाएगा mg साइन थीटा। अब देखिए सीमांत संतुलन की अवस्था में क्या है, ये वस्तु रखी है तो गिरेगी कहाँ को, नीचे को। तो इस समय जो घर्षण बल कार्य करेगा वो कहाँ को करेगा, ऊपर को कार्य करेगा। उसे हम कर देते हैं म्यू इंटू एन, म्यू एस इंटू आर, म्यू एस इंटू आर। घर्षण गुणांक स्टैटिक रखेंगे क्योंकि वस्तु गति की अवस्था में आने वाली है, अभी गति की अवस्था में आई नहीं है, तो म्यू एस इंटू आर। अब क्या हो जाएगा इस कंडीशन में, देखिए ये क्या करेगा, इसको आर तो किसको बैलेंस कर देगा, आर बैलेंस कर देगा mg कॉस थीटा को बैलेंस कर देगा, जबकि mg साइन थीटा किससे बैलेंस होगा, mg साइन थीटा बैलेंस होगा म्यू एस इंटू आर से। आर की वैल्यू क्या है, म्यू एस इंटू आर से, तो mg साइन थीटा इक्वल टू आ जाएगा म्यू एस इंटू आर, आर की जगह हो जाएगा mg कॉस थीटा, mg से mg कैंसिल, तो म्यू एस की वैल्यू कितनी आ जाएगी, टेन थीटा, म्यू एस की वैल्यू कितनी आ जाएगी, टेन ऑफ थीटा। तो हमने क्या देखा, हमारी घर्षण बल की वैल्यू कितनी आ जाएगी, म्यू एस इक्वल टू टेन थीटा। तो ये जो था, ये जो एंगल ऑफ रेस्पॉन्स है टेन थीटा क्या है, म्यू एस के इक्वल। और हमने एक अभी थोड़ी देर पहले हमने पढ़ा था कि म्यू एस की वैल्यू किसके इक्वल हो जाती है, एंगल ऑफ फ्रिक्शन, ये टेन लैम्डा, तो टेन लैम्डा इक्वल टू टेन ऑफ थीटा, तो टेन लैम्डा इक्वल टू टेन ऑफ थीटा। तो एक कंडीशन हमारी ये आ गई, म्यू एस इक्वल टू टेन थीटा, और हाँ, तो आपने क्या देखा, टेन लैम्डा की वैल्यू टेन थीटा आ गई, तो थीटा इक्वल टू लैम्डा। तो एंगल ऑफ रिपोज जो है विश्राम कोण इस कंडीशन में किसके बराबर हो गया, घर्षण कोण के बराबर। अब इसकी वैल्यू भी क्या हो जाती है, चेंज हो जाएगी जब इसी चीज़ में संतुलन की अवस्था में है, रुका हुआ है। लेकिन अगर मैं तल की सपोज करो थीटा की वैल्यू बढ़ा देता हूँ, मतलब कोण की वैल्यू जैसी बढ़ाई तो ये क्या हो जाएगा, नीचे को गिर जाएगा। तो अब इसमें क्या लग जाएगा, काइनेटिक फ्रिक्शन, क्या लग जाएगा, काइनेटिक फ्रिक्शन। तो काइनेटिक फ्रिक्शन के केस में अब क्या हो जाएगा, इसको हम अगले वीडियो में देखेंगे।